हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। होप आपके यूनिट टेस्ट वगैरह बढ़िया हो गए होंगे। अब प्री बोर्ड आ रहे हैं आगे आगे, तो हम चाहते हैं कि हम सभी प्रिपेयर करें प्री बोर्ड्स के लिए थ्रू एनसीईआरटी। लेकिन पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, तो मैं लेके आ चुका हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी है, इसको अच्छी तरह एनालाइज करके चैप्टर को। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा देरी नहीं लेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंजेस और नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर पॉलिटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का पॉलिटिकल साइंस की बुक है, क्लास 12th की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बेसिकली क्या था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट होना चाहता था, पर इंडिपेंडेंस के साथ साथ सडन ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, पार्टीशन हो गई थी। तो ही इंडिया और पाकिस्तान था। क्या आपको पता है कि जब पार्टीशन हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे, एक थर्ड कंट्री बनी थी जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया, जो बांग्लादेश बन चुका है ईस्ट पाकिस्तान। तो हुआ क्या था कि ये आपको याद रखना है कि ऑन 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के। उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये आपको पूछा जा सकता है, ये नोट कर लो अपने नोट्स में। पर जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश को 2 गोल्स को अचीव करना था, फुलफ़िल करना था, कि जिस पे सब एग्री कर गए थे सभी जने, चाहे वो कांग्रेस के हों या और किसी पार्टी के हों, ईच एंड एवरी सिटीज़न, कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए इसके बीच, और ये सभी के भले के लिए होनी चाहिए इक्वली, ना कि कास्ट सिस्टम हो इसमें और ना ही और कुछ हो, इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए सबकी। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू ने अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, तो वो दी थी रेड फोर्ट में 15 अगस्त को। मैंने मेन एरिया हाईलाइट कर दिया है ताकि हम कम समय में बढ़िया अच्छे तरीके से ये कर सकें। तो अब 3 चैलेंजेस क्या क्या थे। अब पार्टीशन हो गई, इंडिया को चलाने का जिम्मेवारी कांग्रेस पे आ गई। तो कांग्रेस कांग्रेस इसको कैसे चलाएगी। चाहिए डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश करनी है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देनी है, राइट टू वोट भी देना है सबको, पर वो कैसे देगी। तो कांग्रेस के सामने 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस थे। टू शेप अ नेशन डेट वाज यूनाइटेड एंड डाइवर्सिटी। इंडिया अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है कि काफ़ी अलग अलग तरह के लोग हैं इसमें, और हमें एक नेशन चाहिए, ना कि इसमें पार्ट चाहिए। और 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इसमें जब ये आज़ाद हुआ, तो सबको जोड़ना भी था। और अगला चैलेंज था कि अब सब जोड़ तो लिए, पर डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश करनी है, मोनार्की नहीं इस्टेब्लिश करनी। अच्छी तरह वोटिंग होनी चाहिए 5 साल बाद, जैसे आज हम देखते हैं। और हर एक सिटीज़न को राइट टू वोट होना चाहिए। जो वेस्ट वाली कंट्रीज़ थी वो सोचती थी कि इंडिया राइट टू वोट नहीं दे सकता हर एक सिटीज़न को, उसकी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही मानना था। पर इंडिया ने सभी को राइट टू वोट दिया और वो चल भी गया। उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ में वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं होता था, और ये आ गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो एक्चुअली महात्मा गांधी जो थे 14 अगस्त लिखा है, 15 अगस्त को भी कोलकाता में थे। वहाँ पे जो रॉयट्स भड़क गए थे, तो उसके लिए वो उनको शांत करा रहे थे, व्रत रखकर, फास्ट रखकर। और थर्ड चैलेंज क्या था कि इंश्योर करनी डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। अब हमने देश भी बना लिया, वोटिंग भी होने लगी, पर उस देश का फ़ायदा क्या अगर वो अच्छी तरह डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, उसमें से लोग भूखे मर रहे हैं। तो इसके लिए
कई चीज़ें की गई, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रोटेक्शन दी गई, रिलीजियस सेकुलरिटी आई, ठीक है, कि हर एक रिलीजन की अपनी वैल्यू होगी, कोई एक रिलीजन के पीछे नहीं जाएगा इंडिया। तो और DPSPs को भी फॉलो किया गया कि हम इन्हें फंडामेंटल राइट तो दे रहे हैं सिटीज़न को, पर इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी स्टेट के प्रति, जो कि जिसके प्रति इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, पर फिर भी ये उन्हें अपनानी पड़ेगी। और फिर क्या हुआ, फिर आ जाओ आगे, जो अब आ गया पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। प्लीज़ इसके साथ में अपनी भी NCERT बुक्स को लेके बैठना सभी जने, ठीक है, तो अब आप उसमें हाईलाइट या मार्किंग कर सकोगे। ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। अब ये एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। वो टू नेशन थ्योरी दी थी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का हेड था मोहम्मद अली जिन्ना, ये रहा मोहम्मद अली जिन्ना, ये वाला। इसने टू नेशन थ्योरी प्रपोज की थी ब्रिटिशर्स के आगे, और वो इस पर मान गए थे। कांग्रेस ने बहुत अपोज किया था इस थ्योरी को, लेकिन फिर पार्टीशन, ब्रिटिशर्स का तो पहले से रूल है कि डिवाइड एंड रूल, तो एंड टाइम पे वो डिवाइड करके गए। तो प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, पार्टीशन किस बेसिस पे हो, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। पार्टीशन जो थी वो हम कौन से बेसिस पे करें, सीधा लैंड डिवाइड कर दें, रिलीजियस बेसिस पे करें कि और किसी बेसिस पे करें। तो एक ये भी कहते हैं कि पार्टीशन जो हुई थी वो मुस्लिम्स ने इसलिए की थी क्योंकि अगर वो इकट्ठा बन जाता देश, तो कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो कांग्रेस की सरकार आनी थी, मुस्लिम्स की सरकार नहीं आनी थी। तो उन्होंने अपना अलग देश की मांग इसलिए रखी थी। तो पार्टीशन जो हुई, हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादा हिंदूस हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। तो पार्टीशन जो हुई थी प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ पे हुई थी कि हिंदू वाले एरियाज़ और मुस्लिम्स वाले एरियाज़ अलग अलग कर दिए जाए। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें थी। पहली दिक्कत थी कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है ना, कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। वन थी इन द वेस्ट और वन थी इन द ईस्ट। ईस्ट वाली जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं, वेस्ट वाली है जो आज हम बांग्लादेश देखते हैं। ये 1971 की वॉर के बाद ये बांग्लादेश बन गया था, पहले ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, जिसमें इंडिया की लॉन्ग टेरिटरी होगी। तो फिर क्या था कि मैनी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, जो जिन एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, उनमें वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान को। जैसे खान अब्दुल गफ़र खान का जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, इसे खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये याद कर लो इसे, खान अब्दुल गफ़ार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर गांधी कहते थे इसे। इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो फिर टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बने थे, पंजाब एंड बांग्लादेश के हिस्से, ठीक है। और फोर्थ था कि प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ जो थे, जैसे कि अगर एक एरिया में है तो सभी मुस्लिम्स नहीं हैं, हिंदूस भी हैं कुछ उसमें, पर वो कहाँ जाएंगे। तो फिर यही था। और फिर जब पार्टीशन हुई तो मान लो जहाँ पे इंडिया बन गया, तो इंडिया में मुस्लिम्स जो थे उन्हें पाकिस्तान में जाना पड़ा, और वो इजी टारगेट ऑफ अटैक बन गए थे उस टाइम पे। वुमेन को रेप किया गया, पैसे वगैरह उन्हों से लूटे गए, उनको मारा डांटा गया, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया गया। काफ़ी चीज़ें हुई थी इसमें। अब आ गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। जो थी पार्टीशन, ये आपने अपने आंसर में लिखना है कि पार्टीशन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन थी। और नेम ऑफ द रिलीजन
Many people were killed, ruthlessly killed. Cities like Lahore, Amritsar, and Kolkata divided into communal zones. People were forced to abandon their homes. घर छोड़ने में मजबूर कर दिया गया था. Move across borders. और दूसरे देश में उन्हें हार पहना के निस्वागत किया जाता था. वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, मतलब टेंट टाइप. वो उनमें उन्हें रहना पड़ा था सालों साल. और पीपल वर अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड. ठीक है. और इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर. घर की इज्जत बचाने के लिए पहले ही वुमेन को मार दिया करते थे. तो बैडी राइटर, पोएट्स, फिल्म मेकर्स ऑफ इडियट पाकिस्तान डिस्क्राइब्ड पार्टीशन एज डिवीज़न ऑफ हर्ट्स. ये भी आपने लिख के आना है अपने आंसर में. और आगे आ गया कि अकेला लैंड नहीं डिवाइड हुई. फाइनेंशियल एसेट्स, थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स वर आल्सो डिवाइडेड. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड रेलवेज वर आल्सो डिवाइडेड. ये आपने डाटा फैक्ट्स जिसे कहते हैं, ये अपने ज़रूर लिख के आने हैं अपने आंसर में, इसको बढ़िया बनाने के लिए. ये है कि 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स. 80 लाख पीपल माइग्रेट किए थे. 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड. आपको ये नंबर्स अभी कम लग रहे होंगे, पर ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं उस टाइम के हिसाब से. ठीक है. और ये एक था कि जब सेंसस हुआ 1951 में, तो पता लगा कि 12% ऑफ मुस्लिम्स जो हैं, 12% इंडिया की पॉपुलेशन में मुस्लिम्स हैं. कि पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये जो था पार्टीशन. मुस्लिम्स अभी भी थे, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया गया उन्हें. और भी छोटे छोटे रिलीजन थे, जैसे सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जूइस. ये आ गया कि महात्मा गांधी कोलकाता में थे उस टाइम. ठीक है. और गांधी के एक्शन सभी से लाइक नहीं कर रहा था हर कोई, क्योंकि जो हिंदूज थे वो कह रहे थे कि सेपरेट स्टेट को दी मुस्लिम्स को. उनको लग रहा था कि गांधी जी जो हैं मुस्लिम्स के साथ हैं. और उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट्स किए असैसिनेट करने के गांधी जी. फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 वन एक्सट्रीमिस्ट नथुराम विनायक गोडसे walked up to Gandhi ji and in his evening prayer and killed him, fired 3 bullets at him. तो उसने मार दिया उसे. ये डेट ज़रूर याद रखना, ये मुझे प्रैक्टिकल में पूछी गई थी मेरे. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अगर कोई गलती लगे तो प्लीज़ माफ़ करना. ऑल सिटीज़न इक्वल होने चाहिए. सेकुलर नेशन होना चाहिए इंडिया. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो जैसे मैंने बताया 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में. ठीक है ना. इंडिया डिवाइडेड था. एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर थे, और प्रिंसली स्टेट्स में. पर दिक्कत क्या थी, ब्रिटिश इंडिया वाले तो सीधा ही आ गए थे बाउंड्रीज में. जो जिसके बाउंड्री में था वो मान गया. लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अलग अलग बाउंड्रीज में थी. उनको ब्रिटिशर्स ने चूज़ करने का मौका दिया कि या तो आप इंडिया में हो जाओ, या पाकिस्तान में हो जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रह जाओ. तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई. अलग अलग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी. यहाँ पे तो इंडिया में 10 कंट्रीज़ बन जानी थी. इतने में तो वीज़ा लेके जाना पड़ना था अगर हमने किसी और कंट्री में जाना है. दिल्ली में जाना है, हैदराबाद में जाना है, जूनागढ़ में जाना है. तो 1/3 ऑफ लैंड जो था ब्रिटिश एम्पायर का, वो इन प्रिंसली स्टेट्स का था. और 1/4 इंडियन जो थे वो प्रिंसली रूल के अंदर रह रहे थे. और जो था द प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, पहली तो ये याद रखना है आपने कि जो रूलर था त्रावणकोर का, पहले उसने अनाउंस किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा. ठीक है. ये आ गया इंडिया का मैप. नहीं तो ऐसा दिखना था इंडिया हमारा, अलग अलग कंट्रीज बन जानी थी. ठीक है. तो फिर आगे आ गया उसके बाद, पहले त्रावणकोर, दूसरा निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था उसने सिमिलर अनाउंसमेंट की. और रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल जो थे वो भी
ऐसे ही कह रहे थे, नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाना था इंडिया का। तो जो गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी सितंबर 1946 से लेके 1947 तक जो चली थी, जिसने देश को मतलब भेज दिया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आ जाएगा सरदार पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे उस टाइम के, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। और आप खुद ही सोचो कि 26 स्मॉल स्टेट्स बन जानी थी आज के उड़ीसा में, और गुजरात में 14 बिग स्टेट्स और 199 स्मॉल स्टेट्स बन जानी थी। और फिर गवर्नमेंट की अप्रोच थी 3 कंसिडरेशन। फर्स्ट लिया जाएगा, पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है। सेकेंडली, गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को दी थी। थर्डली आ जाएगा बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, कॉन्टेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, और मतलब सब कुछ साम दाम दंड भेड़ लगा के इनको, जो भी इंडिया के पास में थे, इंडिया की टेरिटरी में थे इलाके, उनको इंडिया में मिक्स करना था। तो ये आ गई टर्म। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आएगा, प्रीवी पर्स आएगा आगे आपको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था एक डॉक्यूमेंट था जिसको साइन करवाते थे प्रिंसली स्टेट्स के किंग से, इन प्रिंसली स्टेट्स के किंग से, सभी से, ताकि वो इससे वो कंसेंट देते थे कि उनकी जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया का पार्ट है, और वो अब इंडिया के अंडर है। और जो प्रीवी पर्स था वो ग्रांट्स जाती थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जो खुद ही मान के उनको, उनके रूलर्स को बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रांट्स जाती थी उनको, उनका स्टेटस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मतलब कि वोटिंग मणिपुर में, जो जूनागढ़ था वो, उसका इशू प्लेबिसाइट से रिजॉल्व हुआ था। फर्स्ट टाइम वोटिंग हुई थी, और प्लेबिसाइट मतलब कि पीपल ने वोट कर दी। जैसे आप किसी एरिया में, मान लो दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के पीपल से किसी ने पूछा कि आप इंडिया में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, तो उनके पीपल, जो कॉमन पीपल थे, सिटीजन्स, उन्होंने वोटिंग की और उन्होंने कहा कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं। इसे प्लेबिसाइट कहते हैं। तो फिर आ गया हैदराबाद। हैदराबाद जो थी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है। और निज़ाम, उसके किंग को, रूलर को निज़ाम कहते थे। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन था। इसने काफ़ी किलो सोना दिया था जब 1971 में बांग्लादेश की वार हुई थी। ये आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। इंडिया को दिया था। और फिर निज़ाम ने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। फिर क्या हुआ, पीपल ने प्रोटेस्ट किया इसके वहाँ पे कि हमें इंडिया में जाना है, लेकिन इसने क्या किया, इसकी पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उसको छोड़ दिया, जिसे रजाकर्स कहते हैं पीपल पे। और फिर पीपल ने इंडियन गवर्नमेंट को बुलाया, और फिर सितंबर 1948 में फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग के बाद हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। ये याद रखनी है टर्म रजाकर्स वाली, कि निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकर कहते हैं। मणिपुर आ गया। फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, महाराजा मणिपुर बोधा चंद्रा, इसका नाम याद रखना है, साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक, महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। ये था फर्स्ट टाइम जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे मणिपुर। ठीक है। ये याद रखना है आपने। ये मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये याद रखना है आपने। ये एमसीक्यू वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और ये फर्स्ट था बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि जहाँ पे मोनार्की भी है, राजा बना हुआ है, सबसे ऊपर आ जाएगा राजा, उसके नीचे आ जाएगा जो भी प्राइम मिनिस्टर या सीएम उस स्टेट का, और फिर उसके नीचे सब कुछ चलेगा। मेन अथॉरिटी राजा के पास होगी, सीएम बस वैसे नाम का ही होगा। तो फिर इसने
आफ्टर प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिएट हुआ, तो मर्जर एग्रीमेंट इसने साइन कर लिया सितंबर 1949 में। आगे आ गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया के अंदर मर्ज कर ली, लेकिन आगे चैलेंज आ गया कि अब उन प्रिंसली स्टेट्स को 565 स्टेट्स तो नहीं कर सकते इंडिया में, तो स्टेट्स का डिवीज़न कैसे हो जो कि मतलब कि यूनिटी भी दिखाए और क्या कहते हैं इंडिया को जोड़ के रखे और डाइवर्सिफाई भी कर दे। तो इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया का आ गया, तो ये वैसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था दीज डिविजन्स एज आर्टिफिशियल एंड हैड प्रोमिस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। फैक्ट था द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 में रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाय कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और फिर क्या हुआ, पार्टीशन हुई तो इनको डर लगा कि डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए इंडिया की, जो हमने जोड़ा है इसके कारण। तो फिर पहला ये आपने याद रखना है, पहला प्रोटेस्ट तेलुगु स्पीकिंग एरिया में हुआ, जिसे विशाल आंध्रा मूवमेंट कहते हैं। आंध्र प्रदेश है ना आज का, वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे पोटी श्रीरामुलु जी थे, इसका नाम याद रखना है आपने बंदी का। कांग्रेस के लीडर थे और गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे। उसने फास्ट रखा टिल डेथ एंड उन्हों की डेथ हो गई 56 स्टेट्स में। तो फिर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया आंध्रा स्टेट बनने का इन दिसंबर 1952, ठीक है। ये आ गई अलग अलग स्टेट्स आज की। तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 52 में उसने अनाउंस किया था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसने 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ को बनाया। ये डेट्स याद रखनी है आपने। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और फिर आ गया, बस ये बना दिया उन्होंने, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बन गई। और फिर उन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया 1960 में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बना। 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब स्टेट से बाहर हो गए थे। और फिर नॉर्थ ईस्ट में 1972 में ज़्यादातर जो थी स्टेट्स बनी। और फिर सबसे लास्ट में इन 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को अलग किया गया। और फिर तेलंगाना जो थी वो सबसे लास्ट में नई स्टेट बनी है आंध्र प्रदेश में। इन्होंने डाटा करेक्ट नहीं किया कि तेलंगाना अब आंध्र प्रदेश से अलग हो गई है जून 2014 को। ये था इस चैप्टर में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है वन वर्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। और लॉन्ग में क्या क्या आ सकता है, जैसे चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किया एट ए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन रोल प्लेड बाय सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वाई स्टेट्स इन इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, एक्सप्लेन हाउ क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल इंटीग्रिटी वाज एड्रेस्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर अभी मैं नया हूँ तो कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।